बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो बेटा 9th क्लास फिजिक्स के बच्चों के लिए है। चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक नंबर 3.8 से लेकर 3.10 तक इंशाल्लाह इसमें हम डिस्कस करेंगे। फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन की टाइप्स क्या हैं, रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्या फर्क है, स्टैटिक और डायनामिक फ्रिक्शन में क्या फर्क है, फिर इसी तरीके से मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन को डिस्कस करेंगे, मोमेंटम और इंपल्स का डिफरेंस और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को डिस्कस किया जाएगा। टॉपिक नंबर बेटा 3.8 है फ्रिक्शन। तो 3.8 से लेकर इंशाल्लाह एंड तक आज डिस्कस करेंगे। फ्रिक्शन है बेटा मज़ाहमती कुव्वत, रगड़ की कुव्वत, ऐसी कुव्वत जो बॉडीज की मोशन को रोकती है। ठीक है, जब आप बॉल जमीन पर फेंकते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि इसे चलते रहना चाहिए, इसे रुकना नहीं चाहिए, इसकी मोशन नहीं रुकनी चाहिए। क्यों रुक जाती है? फ्रिक्शन की वजह से रुक जाती है। क्यों? कि जमीन और बॉल की सरफेसेस जब आपस में मस होती हैं, टच होती हैं और एक दूसरे के ऊपर स्लाइड होती हैं, तो फ्रिक्शन और रगड़ की कुव्वत उसको रोक देती है। अब वो कहते हैं डिसिपेटिव इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन एक डिसिपेटिव फोर्स है। क्या मतलब? एनर्जी वेस्ट करती है। किस फॉर्म में एनर्जी वेस्ट करेगी? नॉर्मली ज्यादातर हीट की फॉर्म में एनर्जी वेस्ट होती है। यहां से आप निशान भी लगा लेंगे अपने शॉर्ट क्वेश्चन का कि फ्रिक्शन क्या होती है। फ्रिक्शन इज अ डिसिपेटिव फोर्स ड्यू टू विच द एनर्जी इज वेस्टेड इन डूइंग वर्क टू ओवरकम अगेंस्ट फ्रिक्शन। कि जब हमारे किसी बॉडी के काम करने वक्त, चलते वक्त उसके अपोजिशन फोर्स मिलती है उसे फ्रिक्शन की, तो वो उसे ओवरकम करने की कोशिश करता है, उससे लड़ने की कोशिश करता है, उससे ज्यादा ताकत लगाने की कोशिश करता है। इस कोशिश में उसकी एनर्जी जाया होती है। ठीक है, इसलिए फ्रिक्शन को डिसिपेटिव फोर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने घर में चलने वाली किसी मशीन के पुर्जे को देखें। फर्ज करें कि आप वॉशिंग मशीन चलाते हैं। जब आप वॉशिंग मशीन चलाते हैं तो वॉशिंग मशीन का जो गोल चक्का है वो थोड़ी देर के बाद गर्म हो जाता है। क्यों गर्म हो जाता है? वो रगड़ खा रहा है नीचे वाली प्लेट के साथ। इसी तरीके से अगर आप अपने हाथ से तजर्बा करना चाहें, अपने हाथ को आप इस तरीके से रगड़ें थोड़ी देर के लिए, आपके हाथ गर्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये आपस में रगड़ खा रहे हैं, फ्रिक्शन फोर्स मौजूद है। तो कॉमन एग्जांपल आप लिखेंगे इसकी यही, एनर्जी डिसिपेशन इन द रबिंग ऑफ हैंड्स। ठीक है, आप जब अपने हाथ रब करते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है फ्रिक्शन की वजह से, आपके हाथ गर्म हो जाते हैं। कौन सी एनर्जी जाया हो रही है? आपकी वो एनर्जी जो हाथ को रगड़ने में आप लगा रहे थे। ठीक है, तो फ्रिक्शन के जहां नुकसान है वहां फायदे भी हैं बेटा। हम चल पाते हैं फ्रिक्शन की वजह से, हमारी गाड़ियां स्लिप नहीं होती फ्रिक्शन की वजह से। अगर आपके टायर्स के दरमियान ये जो गैप्स आपको नजर आ रहे हैं ये मौजूद हैं और कॉमन जो है आपके पास फ्रिक्शन की फोर्स मौजूद है, तो क्या होगा कि फिर ये स्किड नहीं करेगा, स्लिप नहीं करेगा। और अगर कहीं से फ्रिक्शन की ताकत आप खत्म कर देंगे तो वो सरफेस स्लिप कर जाएगी। वो टायर जो है घिसा हुआ जिसके अंदर ये खत्म हो जाते हैं पैटर्न्स, तो वो क्या करता है, वो आपका स्लिप मार जाता है, स्किड मार जाता है। ठीक है, इसके बाद आपके पास फ्रिक्शन की कुछ कैटेगरीज हैं जिसमें सबसे पहले है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन कब होती है बेटा? जब दो सरफेसेस एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर रखा और मैं आपको दिखा रहा हूं कि सरफेस ओवर द अनदर सरफेस क्या कर रही है, स्लाइड कर रही है। अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन होती है बिटवीन टू स्लाइडिंग सरफेसेस जो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रही हों, दैट इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन की दो कैटेगरीज हैं, एक स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरी काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, स्टैटिक का मतलब होता है साकित और काइनेटिक का मतलब होता है मोशन। तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसको वो एग्जांपल से आपको समझाता है। लेट अस कंसीडर द मोशन ऑफ अ ब्लॉक ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। कि आपकी एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये टेबल है, इस पे आपने एक ब्लॉक ऑफ मैस रखा हुआ है और ये मोशन कर रहा है। यहाँ पे आपने वेट लटकाया, जब वेट ज्यादा होगा तो ये मोशन करेगा, इस साइड पे हरकत करेगा। व्हेन अ वेट इज पुट ऑन द पेन, जब आपने इस साइड पे वेट लटकाया तो फोर्स और टेंशन बराबर हो जाएंगी। टेंशन होता है रस्सी का खिंचाव। ठीक है, अब अगर इस रस्सी का खिंचाव और इसकी ताकत, फोर्स, वेट इस मैस की बराबर हो जाएंगी
तो फिर तो ये मैस खड़ा रहेगा। अदरवाइज क्या होगा, ये उसको पुल करने की कोशिश करेगा अपनी तरफ। अगर ये वेट ज्यादा है तो ये मैस यहां मूव करना शुरू कर देगा। तो कहता है एट द सेम टाइम अपोजिंग फोर्स अपीयर्स दैट डज नॉट लेट द ब्लॉक मूव। इस टेंशन के बराबर ये मैस अपने इनर्शिया का इस्तेमाल करते हुए, वेट का इस्तेमाल करते हुए कोशिश करेगा कि ये मूव ना करे। इस अपोजिंग फोर्स को स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, जो इस टेंशन इन द स्ट्रिंग के मुखालिफ सिमत में लगाई गई है Fs, उसको क्या कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं, जिसने इसको इस काबिल बनाया कि ये मूव ना करे, अपने आप को वहीं रोके रखे। सेकेंड कैटेगरी जो है स्लाइडिंग फ्रिक्शन की, वो है काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक का वर्ड बेटा निकला है मोशन से। कहता है इफ वी गो ऑन एडिंग मोर वेट्स इन वन पैन वन बाय वन इन स्मॉल स्टेप्स। यहां पर आप मजीद वेट ऐड कर दें, एक और पत्थर ऐड कर दें, एक और पत्थर ऐड कर दें, करते करते एक स्टेज ऐसी आ जाएगी जिसमें ब्लॉक स्टार्ट स्लाइडिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये इधर मूव करना शुरू कर देगा। अब जब ये इस साइड पे मूव करेगा तो आपने स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिट बेसिकली क्रॉस कर दी है। स्टैटिक फ्रिक्शन की जब आप लिमिट क्रॉस करेंगे तो नेक्स्ट क्या स्टार्ट हो जाती है, काइनेटिक फ्रिक्शन स्टार्ट हो जाती है। अब वो मूवमेंट के दरमियान रगड़ खा रहा है और वो जो रगड़ की कुव्वत है वो उसकी क्या कहलाएगी, काइनेटिक फ्रिक्शन कहलाएगी। ठीक है, इसी तरह एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, व्हाट इज टर्मिनल वेलोसिटी। अब बुक में इसके ऊपर बहुत सारा बड़ा टॉपिक लिखा हुआ है, लेकिन आपने छोटी डेफिनेशन समझनी है, उसी को याद करना है। ठीक है, छोटी डेफिनेशन समझने के लिए पहले मैं आपको बताता हूं कि जब आप ऊपर से नीचे कोई चीज गिराते हैं, ठीक है, तो वो मोशन पकड़ता है, उसकी वेलोसिटी बढ़ना शुरू होती है, उसमें एक्सेलरेशन आनी शुरू होती है। थोड़ी देर के बाद उसकी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो जाती है और वो बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड के साथ नीचे आ रहा होता है ऑब्जेक्ट, जैसा कि ये पैराट्रूपर बनाया हुआ है। पैराट्रूपर की जो वेलोसिटी है वो टर्मिनल वेलोसिटी हो जाती है थोड़ी देर के बाद। जब वो छलांग लगाता है तब तो वो जिगजैग कर रहा होता है, हिल रहा होता है। थोड़ी देर के बाद उसका वेट और हवा की अप थ्रस्ट बराबर हो जाती है, तो लिहाजा वो बिल्कुल बैलेंस हो जाता है और बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता नीचे आता है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। उस वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। अब यहां डेफिनेशन आप मार्क कर लें, अ स्पीड अटेन्ड एट विच द अपवर्ड फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस बैलेंस द डाउनवर्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। कि ए बॉडी की वो स्पीड जब उसका वेट बराबर हो जाए हवा की ऊपर वाले उछाल से, एयर रेजिस्टेंस से, अपवर्ड फोर्स से, तो फिर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सेलरेट नहीं करेगा, वेलोसिटी को तब्दील नहीं करेगा, मजीद स्पीड अटेन नहीं करेगा। इट विल कीप फॉलिंग एट अ कांस्टेंट रेट। तो वो एक कांस्टेंट रेट से नीचे गिरेगा और उस कांस्टेंट वेलोसिटी को क्या कहते हैं, आप टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। क्या दिस कांस्टेंट वेलोसिटी अचीव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स टर्मिनल वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल में आप लिख देंगे वेलोसिटी ऑफ अ पैराट्रूपर, वेलोसिटी ऑफ अ पैराट्रूपर, कि जब ये पैराशूट वाला बंदा ऊपर से नीचे लगाता है छलांग, थोड़ी देर के बाद इसकी वेलोसिटी बिल्कुल कांस्टेंट हो जाती है। उस कांस्टेंट वेलोसिटी को क्या कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आपको मैंने मार्क करवाई है, आप मार्क कर लें। इस टॉपिक से बस इतना ही आप याद कर लें, मोर देन एनफ। नेक्स्ट टॉपिक बेटा हमने डिस्कस करना है रोलिंग फ्रिक्शन। अब रोलिंग फ्रिक्शन कब होती है, ऐसी रगड़ जो कि रोल करने से आ रही हो। देखें ये रोल ओवर है, ये पेंसिल जैसे रोल ओवर कर रही है, आप इसको देखें तो ये क्या है, पहिए की तरह चल रही है। तो व्हेन ऑब्जेक्ट रोल्स ओवर अ सरफेस, जब कोई चीज सरफेस के ऊपर रोल ओवर करती है, गोल गोल घूमती हुई जाती है, द फ्रिक्शन प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। उस वक्त जो रगड़ खाती है उसको क्या कहते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। रोलिंग फ्रिक्शन का जो ताल्लुक है वो व्हील के कॉन्सेप्ट के साथ है, पहिए। अब ये देखें, ये जब रोल ओवर कर रहा है ना, तो ये बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है जैसे कि आपकी गाड़ी का या साइकिल या मोटरसाइकिल का पहिया चलता है। ठीक है, तो यहां से आप इसकी डेफिनेशन मार्क कर लेंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन पेपर में आता है, व्हाई रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। व्हाई रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन।
कि रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम क्यों होती है, तो यहां से आप उसका आंसर मार्क करेंगे। द रीजन फॉर रोलिंग फ्रिक्शन टू बी लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द व्हील एंड द सरफेस, कि आपके व्हील और सरफेस के दरमियान स्लाइड नहीं हो रहा, ठीक है, रिलेटिव मोशन नहीं बन रही। ओवर विच इट रोल्स द व्हील टचेस द सरफेस ओनली एट अ पॉइंट, इट डज नॉट स्लाइड। अब देखिए मैं आपको बताता हूं कि जब ये पेंसिल यहां पर रखी हुई है ना, तो सिर्फ इसके पूरे डायमीटर, पूरी सरफेस में से सिर्फ एक किनारा टच हो रहा है। जबकि अगर ये कोई चपटी चीज होती, जैसे कि ये एक चपटी चीज है, तो क्या है, पूरी की पूरी बॉडी जितनी भी उसकी सरफेस है सारी की सारी नीचे टच हो रही है। तो एरिया ऑफ कांटेक्ट इस कैलकुलेटर के केस में ज्यादा था जो रगड़ खा रहा था, जबकि इस पेंसिल के केस में एरिया ऑफ कांटेक्ट जो है वो कम है जो रगड़ खा रहा है। तो इस एरिया ऑफ कांटेक्ट विद द सरफेस के कम होने की वजह से रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन की निस्बत क्या होती है, कम होती है। तो एक लाइन का जवाब भी आप लिख सकते हैं, बिकॉज एरिया ऑफ कांटेक्ट ऑफ अ रोलिंग बॉडी विद द सरफेस is less than the area of contact of the sliding body with the surface. That's why rolling friction is less than the sliding friction. ठीक है। नेक्स्ट आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन, कि इस रगड़ को कम कैसे किया जा सकता है। क्या ऐसे इकदामात किए जा सकते हैं कि हमारी मशीनरी के जो पुर्जे हैं वो कम गर्म हो, कम फटें, कम टूटें, वियर एंड टीयर उनमें कम हो, हीट के फॉर्म में एनर्जी कम जाया हो। तो इसमें सबसे पहला उसने लिखा है द पार्ट्स विच स्लाइड अगेंस्ट ईच अदर आर हाईली पॉलिश्ड, कि आपकी मशीन में, आपके पुर्जे में, आपके आले में जिन पार्ट्स ने एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करना है इस तरीके से, वो पॉलिश सरफेस बना दें। जब वो पॉलिश सरफेस होंगे, चिकने होंगे, तो चिकने होने की वजह से, पॉलिश होने की वजह से वो कम रगड़ खाएंगे। सेकेंड पॉइंट में रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन का फर्क बताया गया। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज कन्वर्टेड इनटू रोलिंग फ्रिक्शन, कहता अगर आपकी बॉडी स्लाइड कर रही है ना, आप उसको रोलिंग बॉडी बना लें। कैसे रोलिंग बॉडी बना लें? बाय द यूज ऑफ बॉल बेयरिंग्स इन द मशीन्स एंड व्हील्स, कि आप अपनी मशीन में, आप अपने व्हील्स में बॉल बेयरिंग्स का इस्तेमाल। बॉल बेयरिंग्स बेटा छोटी छोटी बॉल्स होती हैं, जैसे कि आपके मोती होते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह स्टील की बनी हुई बॉल्स होती हैं बॉल बेयरिंग। ये आप पुर्जों में डाल देते हैं तो पुर्जे आराम से रोल ओवर करते हैं, हैवी ऑब्जेक्ट आराम से रोल ओवर करता हुआ निकल जाता है। स्लाइड करने की बजाय वो फिर वो क्या करता है, रोलिंग करता है। और नेक्स्ट जो पॉइंट है बेटा वो आपके पास क्या है, ऑयल और ग्रीस इज अप्लाइड बिटवीन द मूविंग पार्ट्स ऑफ द मशीनरी, कि आप अपने पार्ट्स ऑफ मशीनरी में तेल डालें, ग्रीस लगाएं, ऑयल लगाएं, ताकि वो क्या हो जाए, बिल्कुल मूवेबल करने में रगड़ ना खाए, चिकना हो जाए। फोर्थ पॉइंट को आप यहां से मार्क करेंगे जहां मैंने आपको निशान लगा के बताया है, द बॉडी इज मूविंग थ्रू एयर और वाटर और स्ट्रीमलाइन टू मिनिमाइज एयर और वाटर फ्रिक्शन, कि ऐसे जिस्म, ऐसी बॉडीज, ऐसी गाड़ियां जिन्होंने हवा या पानी की मुज़ाहमत बर्दाश्त करनी है, उनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन बनाई जाती है, एक खास शेप में बनाई जाती है, चोंचदार बनाई जाती है, ताकि वो हवा और पानी की फ्रिक्शन को कम एक्सपीरियंस करें। ठीक है। इन दिस केस द एयर पासिस स्मूथली ओवर द स्लांटिंग सरफेस ऑफ द व्हीकल, तो हवा जो है वो इस स्लांट सरफेस से, इस टेढ़ी सरफेस से ऐसे टकरा के ऊपर से निकल जाती है। इससे क्या फायदा होता है, दिस टाइप ऑफ फ्लो ऑफ एयर इज नोन एज स्ट्रीमलाइन फ्लो। इस हवा के स्लांटिंग सरफेस के ऊपर से टकरा के निकल जाने को स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं। इस स्ट्रीमलाइन फ्लो की वजह से आपकी गाड़ी की रफ्तार तेज हो जाएगी। आपको मैं फर्क बताता हूं, आप रियल लाइफ में देखें, आपके पास एक ट्रक है और एक कार है। अब ट्रक का जो सामने वाला शीशा है वो बिल्कुल बेटा स्ट्रेट बनाया जाता है, क्यों? हम खुद चाहते हैं कि इस पे वजन ज्यादा लदा हुआ है तो ये ज्यादा तेज ना दौड़ सके। उसके ज्यादा तेज ना दौड़ने को बनाने के लिए हमने उसकी बॉडी को क्या बनाया, सामने से चपटा बनाया। अब चपटा बनाने से उसको हवा की मुज़ाहमत ज्यादा मिलेगी, जब ज्यादा मुज़ाहमत मिलेगी तो उसकी स्पीड हमेशा कम रहेगी। बनिस्बत इसके आपकी जो कार्स बनाई जाती हैं, जैसे कि आपकी करोला GL आई है, XL आई है, ये जो गाड़ियां हैं आप देखें कि उनकी सरफेस इस तरह बनाई गई है, सामने वाली शेप, ताकि वो हवा को चीर सकें, तेज चल सकें।
इसके बरक्स अगर आप जहाज की बनावट देखें, अपनी जंगी जहाज की बनावट देखें, तो उसका जो मुंह है वो तो बिल्कुल पॉइंटेड बनाया जाता है, और ज्यादा पॉइंटेड बनाने की वजह से उसकी स्पीड और भी ज्यादा आ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन को समझने की जरूरत है। अब नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है 3.9 मोमेंटम एंड इंपल्स। इसमें सबसे पहले बेटा आप डेफिनेशन मार्क करेंगे मोमेंटम की। मोमेंटम क्या होता है? मोशन ऑफ अ बॉडी। जब कोई मैस, जब कोई जिस्म मोशन पकड़ता है, हरकत में आता है, तो उसको मोमेंटम कहते हैं। उसका मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मैस एंड वेलोसिटी। मोमेंटम किसके बराबर है बेटा? मैस इंटू वेलोसिटी की। मोमेंटम को पी से जाहिर करते हैं, मैस को एम से जाहिर करते हैं, वेलोसिटी को वी से जाहिर करते हैं। तो पी किसके बराबर हो गया? एम इंटू वी। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है? इसमें वेलोसिटी इन्वॉल्व है और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो लिहाजा मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन होती है। ऐसा यूनिट मोमेंटम का क्या बनेगा? मैस का यूनिट आ गया किलोग्राम, वेलोसिटी वी का यूनिट आ गया मीटर पर सेकंड। तो ये दोनों मिलके क्या बन गए? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और इसको आप न्यूटन सेकंड भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? न्यूटन सेकंड। अब बेटा हमें मोमेंटम और इंपल्स का ना रिलेशनशिप ड्राइव करने के लिए लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है। ये जो पेज है, इसमें हम इंपल्स की जब डेफिनेशन आएगी तो आपको शॉर्ट डेफिनेशन भी मैं मार्क करवा दूंगा। बहरहाल ये रिलेशन भी आपको पढ़ाता जाता हूँ। वो कहता है व्हेन अ बॉल इज हिट बाय अ बैट, जब आप एक बॉल को हिट करते हैं ना बैट से, तो फोर्स लगाते हैं, लेकिन आपका टाइम इंटरवल कितना होता है? जब बॉल और बैट टच होते हैं तो उनके टचिंग टाइम बहुत कम होता है, लेकिन फोर्स बड़े दर्जे की लगती है। इन सच केस वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। अब कैसे आप बताएं कि एग्जैक्ट कितनी ताकत लगी है? लेकिन आप उसकी इनिशियल वेलोसिटी बॉल की और फाइनल वेलोसिटी जो है आफ्टर कोलिजन, इसको आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? आपने एक्सेलरेशन का फार्मूला सीखा है पीछे। एक्सेलरेशन बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। चेंज को डेल्टा से शो करते हैं, जो ट्राइंगल बना हुआ है। वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब न्यूटन सेकंड लॉ ने आपको कहा था कि एवरेज फोर्स जो है, जो किसी टाइम इंटरवल टी पे लगती है, उसकी वैल्यू होती है एफ इज इक्वल टू एम ए। तो ए की वैल्यू ऊपर हमने क्या निकाली है? वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। यहां पर आप ए की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे। किससे रिप्लेस करेंगे? डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी से। तो डेल्टा टी आपका लेफ्ट साइड पे जाके क्या हो जाएगा बेटा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे यहां पर बन गया एफ इज इक्वल टू एम इंटू डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। तो ये डेल्टा टी इधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। ये बन गया एफ इंटू डेल्टा टी, और राइट साइड पे आपके पास रह गया एम इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी बराबर होता है बेटा चेंज इन वेलोसिटी, वी एफ माइनस वी आई, वी एफ माइनस वी आई। तो ये फार्मूला बन गया आपके पास एफ इंटू डेल्टा टी बराबर है एम इंटू वी एफ माइनस वी आई। इस इक्वेशन को आप नोट कर लें, ठीक है। एम इंटू वी एफ माइनस वी आई किसके बराबर होता है? चेंज इन मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। चेंज ऑफ मोमेंटम की फॉर्म में आपने लिखा है एफ इंटू डेल्टा टी को, और ये जो प्रोडक्ट आया आपके पास एफ इंटू डेल्टा टी, इसको क्या कहते हैं? इसको इंपल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इंपल्स। तो इंपल्स की डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे मार्क कर लें। व्हेन अ लार्ज फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, जब एक छोटे लम्हे के लिए आप बड़ी ताकत किसी चीज पर लगाते हैं, the impulse of the force is defined as total change in momentum of the object। तो impulse किसके बराबर आता है? change in momentum of the object के बराबर आता है। तो आप यहां पे लिख लेंगे f इंटू डेल्टा टी बराबर है m इंटू डेल्टा वी। इसी चीज की हम इस डेफिनेशन में बात कर रहे हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए इंपल्स पे तो आपने सिर्फ ये दो लाइनें लिखनी है और ये फार्मूला लिख देना। अब हम रिलेशनशिप निकाल रहे हैं बेसिकली फोर्स और मोमेंटम का। इस लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर आपने हेडिंग देनी है डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। जो इक्वेशन 3.4 आपने निकाली थी, उसको दोनों साइड पे डेल्टा टी से आप डिवाइड कर दें।
एफ इंटू डेल्टा टी, इसको भी आपने डिवाइड किया डेल्टा टी से, तो डेल्टा टी से कट हो गया, और एम इंटू डेल्टा वी को भी डिवाइड कर दिया किससे, डेल्टा टी से, 3.5 आ गई आपके पास। अभी आपने कहा है कि एम इंटू डेल्टा वी आपके पास बराबर होता है इम्पल्स के, ठीक है, किसके बराबर होता है, इम्पल्स के, चेंज इनटू मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी, पी होता है मोमेंटम, तो डेल्टा पी लिख दिया आपने, ये बन गया एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। इसका मतलब है फोर्स को आपने मोमेंटम की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। फोर्स बराबर है चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम इंटरवल। तो यहां से क्या रिलेशन बना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, कि ये है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, किसके बराबर है, कितना मोमेंटम में चेंज आएगा, जितनी ज्यादा आप ताकत लगाएंगे। इसको कहते हैं रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम, रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। तो इसको बेटा आप याद कर लें लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे। इसके अलावा इसमें 3 शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको मार्क करवाए हैं। पहले आपको मोमेंटम की डेफिनेशन मार्क करवाई है, फिर यहां से इंपल्स की डेफिनेशन मार्क करवाई है, और ये रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम की डेफिनेशन है। जो नीचे आखिरी बॉक्स है वो क्या है, रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम, के रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग ऑन इट, ठीक है, इसको भी नोट कर लें। नेक्स्ट बेटा टॉपिक है आपके पास प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब ये शॉर्ट में भी आ सकता है आपके पास और आ सकता है लॉन्ग में भी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी कहते हैं। अगर ये शॉर्ट में आ जाए, ठीक है, तो फिर आपने कितना लिखना है, और लॉन्ग में आ जाए तो फिर कैसे लिखना है। अगर ये शॉर्ट में आए तो आप लिखेंगे इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम, फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। कि अगर किसी आइसोलेटेड सिस्टम पर, आइसोलेटेड सिस्टम मतलब कि जिसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, एक्सटर्नल पैरामीटर से वो इफेक्ट नहीं हो रहा, तो फिर टोटल इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का और टोटल फाइनल मोमेंटम बराबर होगा। अब मोमेंटम था क्या बेटा, मैस इनटू वेलोसिटी, मैस इनटू वेलोसिटी, कि जब आपने ताकत लगाई थी तो वेलोसिटी चेंज हुई थी, जितना मैस था वो डिपेंड कर रहा था ताकत के ऊपर, तो मोमेंटम डिपेंड करता है जितनी आप फोर्स अप्लाई करेंगे। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन m1 v1 प्लस m2 v2, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन उसने लिख दिया m1 v1 प्राइम, मतलब इसकी स्पीड चेंज होगी टकराने के बाद, प्लस m2 v2 प्राइम। अब आप इसे एक्सप्लेन करेंगे किससे, एक एग्जांपल देके, तो लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। अगर शॉर्ट में आए तो बस इतनी सी डेफिनेशन लिखें और ये फार्मूला लिख दें जहां मैं पेंसिल से टच कर रहा हूं, तो इस तरह फार्मूला लिखने से आपको 2 नंबर आराम से मिल जाएंगे। अब अगर ये आ जाए बेटा लॉन्ग क्वेश्चन में, तो आप इसकी एक्सप्लेनेशन में ये वाली एग्जांपल बॉल्स वाली मेंशन करेंगे। कहते हैं टू एक्सप्लेन दिस प्रिंसिपल लेट अस कंसीडर द कोलिजन ऑफ 2 आइडेंटिकल बॉल्स इन विच द सेकंड बॉल इज एट रेस्ट। तो साथ साथ आप चीजों को समझते जाएं। कोलिजन हो रही है, 2 बॉल्स टकरा रही हैं, आइडेंटिकल बॉल्स हैं, दोनों बॉल्स का मैस बराबर है, एक जैसी बॉल्स हैं, ठीक है। एक को हमने ब्लू कलर से लिखा हुआ है, दूसरे को किससे लिखा हुआ है, रेड से। कहते हैं सेकंड बॉल इज एट रेस्ट, तो सेकंड बॉल की वेलोसिटी v2 क्या ले ली है, 0। यहां पर ये जो v2 है ये क्या हो जाएगी, 0। v1 को v1 से ही जाहिर कर रहे हैं हम। फिर कहता है व्हेन देयर इज कोलिजन ऑफ 2 बॉल्स, जब ये आपस में टकराई, देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम फ्रॉम वन बॉल टू अनदर, दोनों ने एक दूसरे के ऊपर ताकत लगाई। ब्लू बॉल ने, फर्स्ट बॉल ने रेड बॉल सेकंड बॉल पे F ताकत लगाई, और रेड बॉल ने ब्लू बॉल के ऊपर क्या ताकत लगाई, -F लगाई, ठीक है। मूविंग वेयर द स्ट्राइकिंग बॉल स्लोज डाउन, इससे हुआ क्या, द बॉल एट रेस्ट गेन्स मोमेंटम, जो ये पिंक बॉल रुकी हुई थी इसने मोमेंटम गेन कर लिया, इसको वेलोसिटी मिल गई, ये 0 नहीं रही, अब इसकी स्पीड आ गई, मतलब धक्का खाया उसने, वो मूव करेगी। एंड स्टार्ट्स मूविंग वेयर एज द स्ट्राइकिंग बॉल स्लोज डाउन, जिसने आके टक्कर लगाई थी ब्लू वाले ने, उसकी टक्कर खाने की वजह से स्पीड क्या हो गई, कम हो गई। इफ द बॉल्स आर आइडेंटिकल, चूंकि ये दोनों बॉल्स आइडेंटिकल है, वी विल ऑब्जर्व दैट देयर इज अ टोटल ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम, तो चूंकि वो बराबर थी तो पहली बॉल जो है ना तकरीबन रुक जाएगी
और दूसरी बॉल चल पड़ेगी किस वेलोसिटी से, जितनी वेलोसिटी बॉल नंबर 1 की थी। अच्छा, कहता है द स्ट्राइकिंग बॉल कम्स टू रेस्ट, इट मीन्स दैट सेकंड बॉल गेन मोमेंटम इक्वल टू दैट लॉस्ट बाय द फर्स्ट वन। कितना मोमेंटम गेन हुआ है सेकंड बॉल में, जितना पहली बॉल का जाया हुआ था। इफ फर्स्ट बॉल स्टॉप्स आफ्टर कोलिजन, second ball move with the momentum of the first ball. This suggests that the total momentum of two balls after collision remain the same. तो लिहाजा जितना मोमेंटम बिफोर कोलिजन था उतना ही मोमेंटम आफ्टर कोलिजन है। तो साबित हो गया कि m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1v1 प्राइम प्लस m2v2 प्राइम। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को जब आप मेंशन करेंगे तो साथ ही आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाएगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर शॉर्ट में आए तो ये 2 नंबर की डेफिनेशन लिखें 2 लाइनों की और ये फार्मूला लिख दें सिर्फ, और अगर लॉन्ग में आ जाए तो फिर आप ये वाली आपकी जो एग्जाम्पल है इसको एक्सप्लेन कर दें तो आपको लॉन्ग में 4 नंबर पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, अब अगर बेटा इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ये 3.10 टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया।